Hello everyone, welcome to Nikita Soni classes and welcome to the another session of your टेट बायोलॉजी, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे आपके एचपी टेट 2026 मेडिकल के अंदर बायोलॉजी का सिलेबस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका जो टेट एग्जाम है वो सबसे पहला पड़ाव है आपका जब आप टीचिंग लाइन में एंटर करते हैं या जब आप सोचते हैं कि आपको अपना करियर बनाना है टीचिंग लाइन के अंदर, राइट। अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे आपकी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपका बीएड। तो आपके पास बीएड होनी चाहिए। आप बीएड के लास्ट सेमेस्टर के अंदर भी हो सकते हैं जहां पर आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। सो इफ यू आर परसुइंग योर बीएड तो भी आप एलिजिबल है अपना टेट एग्जाम देने के लिए। अब आप में से जो स्टूडेंट मेडिकल यानी कि बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि आपके बायोलॉजी के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको कवर करने हैं फॉर योर टेट एग्जाम। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी टेट का रिजल्ट आता है और एक ओवरऑल जब हम एक कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं या जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितने बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द नंबर्स कि उसमें क्वालिफाइंग नंबर बहुत ही कम होता है। और देखिए टेट जो है अब पहले जैसा टेट नहीं आता है। अब जो टेट का लेवल होता है इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अगर मैं बात करूं कि आपका लेवल कैसा रहता है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो एग्जाम रहता है वो आपका जनरली कैसा है, यानी कि अप्रोचेबल है या नहीं है। डेफिनेटली अप्रोचेबल है। फिर आता है इसका सिलेबस। तो जब भी आप किसी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले आपको उसका पहले तो ये देख लीजिए कि आप एलिजिबल है या नहीं है, राइट। उसके बाद आप ये देखिए कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिलेबस। बिना सिलेबस हवा में तीर या अंधेरे में तीर मारने वाली बात बिल्कुल ना कीजिए। आपको ये लगता है कि बस प्लस वन प्लस टू के एनसीईआरटी कर लेते हैं, दैट्स इट। आपको एनसीईआरटी का चैप्टर भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर के अंदर में कितनी चीजों को मुझे करना है। तो आज मैं आपके सामने वही लेकर आई हूं, दैट इज योर बायोलॉजी का सिलेबस। अब जिनको लगता है कि बायोलॉजी के अंदर मेडिकल में टेट में 60 आउट ऑफ 60 लेना बहुत ही मुश्किल है, तो बहुत ही आसान है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको सिर्फ उसे गाइडेंस की तरह लेकर अपने आप को प्रिपेयर करना है। देखिए एग्जाम तो देना आपको है, बैठना भी आप ही को एग्जाम के अंदर, तो बिना पैनिक हुए बिना एंजाइटी इश्यूज के साथ ही आपको इस चीज की तैयारी करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट। और जिसको कोई भी इशू आता है कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जिसके अंदर बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप बता सकते हैं कि मुझे एग्जाम को प्रिपेयर करने में XYZ ऐसी ऐसी चीजें आती है। तो अगर वो मेरी रीच के अंदर होगा डेफिनेटली आई एम गोना हेल्प यू आउट, राइट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपका आज का सेशन, दैट इज योर टेट का बायोलॉजी सिलेबस। यानी आज हम देखेंगे कि बायो के अंदर कौन कौन से ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें करना है फॉर आवर एग्जाम, राइट। चलिए, तो अब हम सबसे पहले जैसे कि सबको पता है कि यहाँ पर हम करते ही एनसीईआरटी। ऐसा तो है नहीं कि टेट का सिलेबस बाहर से आ जाएगा, पेपर बाहर से आ जाएगा। लेकिन अब करना कैसे है, कौन से टॉपिक को कितना करना है, उसका भी एक तरीका है, वो भी एंड में बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी। तो सबसे पहले यूनिट आपकी आती है दैट इज डाइवर्सिटी इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ल्ड के अंदर। तो जब मैं लिविंग वर्ल्ड की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, जहां पर आप इंपॉर्टेंट फोकस करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर अगर ये विजिबल नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी यहां पर आप जिस पे फोकस करेंगे वो है आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो ध्यान रखनी है वो ये है, जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो सीधा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे मत जाइए। देखो करनी तो आपको वही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जनरली क्वेश्चंस आपको 5 किंगडम से आने हैं, ऐसा नहीं है। कई बार आपको क्वेश्चन 2 किंगडम 3 किंगडम 4 5 तब पहुंचे ना 5 की तरफ, तो 5 से पहले वाले किंगडम्स भी तो आप ही को करने हैं। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, 3 किंगडम किसने दी, 4 किंगडम किसने दी। अब लेवल इस तरीके से आता है। तो अगर मुझे इस टॉपिक को नाम देना हो तो मैं क्या नाम दूंगी बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में, मैं इसे कहूंगी कि ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो अगर आप
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अब आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर आसान होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये डुएबल नहीं, अप्रोचेबल नहीं है। फिर आता है आपका इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांट किंगडम को कर दिया गया है जिससे सुप्रीम इंपॉर्टेंट। अगेन इसकी हल्की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या रहता है, प्लस साथ में आपको इसके करने हैं आपके किंगडम्स, जैसे कि आपके फनेरोगैम्स एंड और क्रिप्टोगैम्स। तो वो आपको यहाँ पर क्रिप्टोगैम्स एंड फनेरोगैम्स, फिर आपको यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स करने हैं। फिर आता है आपका एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर हम बात करेंगे आपके एनिमेलिया की, जिसमें आपके फाइलम्स हैं और जनरली आपको 10 फाइलम इंपॉर्टेंट है जो आपको करने होते हैं। पॉरीफेरा से शुरू होता है और अब आपका एंड किंगडम कॉर्डेट्स तक जो है आपका वो खत्म हो जाता है, राइट। फाइलम जो है वो कॉर्डेट्स आपका, नॉट किंगडम, इट्स योर फाइलम। तो ये आपका एनिमल किंगडम है। अब ना ये वाला जो सेक्शन है प्लांट और एनिमल किंगडम, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि चीजें रटनी है, तो यहाँ रटनी नहीं है, यहाँ समझनी है। और समझ नहीं आएगा तो फिर ऑब्वियसली एग्जाम यहीं से डालेगा ना, क्योंकि इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स है वो भी बड़े कॉम्प्लेक्स से होते हैं इसके अंदर, राइट। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैं सच बताऊं तो एनिमल्स से जो स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड है अभी तक इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ज्यादा क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो आते हैं आपके मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, लॉजी का मतलब होता है इज टू स्टडी, लॉजी मीन्स टू स्टडी दी मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। अगर मैं मॉर्फो से वर्ड यूज करूं तो आप मॉर्फो से, मॉर्फ नहीं पता, मेटामॉर्फ्स, मॉर्फ का मतलब ही फॉर्म्स होता है। तो स्टडी ऑफ दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स। तो वो देखने में कैसा है, कितनी तरह से, कितनी तरह का आपका प्लांट दिखाई देता है, कितनी तरह से उसकी जो है आप मॉर्फोलॉजी यानी उसकी फॉर्मेशन आप देख सकते हैं और विजुअली आप उसे देख सकते हैं बिना उसका सेक्शन किए, उसे आप मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर आता है आपका दैट इज कॉल्ड एज योर अनॉटमी। तो अनॉटमी में हम क्या, अनॉटमी का मतलब होता है जब आप उसकी आपकी फिजियोलॉजी या जब आप उसके अंदर उसको सेक्शंस देखते हैं उसके, तो जब आप फ्लावर के सेक्शन देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज अनॉटमी। तो ये मॉर्फोलॉजी और अनॉटमी जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आपके वैसे भी बेस है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। टेट के बाद आपने टीजीटी देना होगा, पीजीटी देना होगा, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये आपको करनी ही पड़ेगी। देन इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये मैं आपसे कह रही हूँ, जैसे फ्रॉग का आता है, यहाँ कॉकरोच का आता है, तो एक या आधा क्वेश्चन आता है, बट इस बार टेट में हो सकता है कि जून के टेट के अंदर ये आपको पूछ लिया जाए कि ये आपका इसमें से कौन सा कॉकरोच कौन सा फ्रॉग का आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। फिर आता है आपका सेल। मेरा फेवरेट टॉपिक है सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपकी बायो का बेस है। देखिए, मेरे लिए सेल अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है उसको बायो नहीं आती है, राइट। और सेल ऐसा नहीं है, आप कितने, आपको जितने मर्जी इसके मटेरियल मिल जाए, आपको फिर भी सेल पढ़ना कम ही लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप सेल पढ़ेंगे तो आप हर एक चैप्टर में जाकर आपको सेल जो है वो अलग अलग तरीके से मिलेगा। अलग तरीके से मतलब किसी ने किसी तरीके से लिखा है, कुछ आपको कहीं मिल जाएगा, कुछ चीजें आपको यूनिक मिल जाती है। एनसीईआरटी को फॉलो करना ना भूलें। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। क्यों इसे कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल? तो ये आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मैं कहती हूँ इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिख रही हूँ यहाँ पर क्योंकि देखो ये बेस है और जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको पता है कि मेरे लिए सेल सबसे ज्यादा जरूरी है। and I invest my much of the time of preparation into cell and cell division। मेरा ये असूल है कि सेल और सेल डिवीजन तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको नहीं आएगा समझ कुछ भी। क्योंकि जब आप आगे CSIR नेट या फिर आप कोई और एग्जाम देने लगते हैं, उसमें जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा सेलुलर लेवल पर ही पूछे जाते हैं। तो फिर अगेन आ गया आपका सेल, तो फिर जब सेल ही नहीं आता तो सेलुलर लेवल आपको कहां से पता होगा। फिर आते हैं आपके बायोमोलिक्यूल, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स आपके मेन है और इनके साथ साथ आपको करने होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ये आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं और ये आपके मैक्रो है और ये माइक्रो। क्या मतलब होता है मैक्रो माइक्रो का? मैक्रो का मतलब है जो आपको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जो ज्यादा क्वांटिटी में आपके प्रेजेंट होते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में ही काम करते हैं।
माइक्रो का मतलब ही छोटा लेवल होता है, तो ये माइक्रो है, स्मॉल क्वांटिटी, ट्रेस एलिमेंट्स है, कम अमाउंट में भी होंगे तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। तो मतलब इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही कम हो जाए, बट एक ऑप्टिमम अमाउंट है, पर बहुत ज्यादा नहीं। ट्रेस एलिमेंट्स है कि इनकी सिर्फ छोटी सी अमाउंट ही आपकी बॉडी में वंडर्स कर सकती है। देन इज योर सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। इसके अंदर भी आपका वो सेल साइकिल मतलब आपका वो इंटरफेस वाला पार्ट आ जाता है, और सेल डिविजन का माइटोसिस एंड योर मियोसिस। तो ये दो हैं आपके जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने लोगों को मैंने माइटोसिस मियोसिस और ये सेल वाली चीजें पढ़ाई हैं, आप ये देखिएगा कि बड़ी सारी चीजें हमारी बाद में जाकर क्लियर होती है। हमें लगता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे था, इसका कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाली स्लाइड जो आपको मैं यहाँ दिखाई, अगर ये टॉपिक्स आपने इसकी कमांड है ना अगर इनकी आपके पास, मैं कहती हूँ आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं है बायो में जो आपको समझ नहीं आ सकता, और ऐसी कोई चीज ही नहीं है बायो में जो आप नहीं कर सकते। बस शर्त ये है कि ये एक्सट्रीमली आपको चीजें पता हो, एक्सट्रीम लेवल पर आपको इनकी चीजें पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें सब लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। दैट इज योर प्लांट फिजियो। किसी किसी को नहीं लगता, जिनकी एमएससी बॉटनी में होगी या जो बॉटनी में एमएससी करना चाह रहे होंगे उनकी नहीं होगी, बट जनरली प्लांट फिजियोलॉजी सबको डर लगता है, क्योंकि प्लांट में वेरिएशन ही बहुत ज्यादा है। जैसे एक प्लांट में आपको कुछ मिलेगा, दूसरे में कुछ मिलेगा, तो यही तो मॉर्फोलॉजी है। जब हम अनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो हम यही तो पढ़ते हैं कि उसमें डिफरेंस है। फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को अगर आप एक साथ भी पढ़ते हो ना तो मजा आ जाता है पढ़ने का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फिर आप C3 साइकिल, C4 साइकिल, फिर C2 साइकिल है ना, ये साइकिल्स जब आप करते हैं, कैंप प्लांट्स की करते हैं, ये तो आपको पता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लेकिन अब इसके अंदर जो टॉपिक का लेवल है या क्वेश्चंस का लेवल है वो अब सिंपल नहीं है, वो थोड़ा सा इसको स्टेटमेंटल फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं। स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन की भी कोशिश कीजिए कि आप हर तरीके से टॉपिक को कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज की फॉर्मेशन करते हैं और अपने खाना जब वो बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। दो तरह से है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। आपको भी पता है लाइट रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर आपके C3 C4 आते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर आपका फिर वो आ जाता है क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, टीसीएस, आपकी ETC साइकिल्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कैसे आपके मूव करते हैं, तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको ना एक हल्का सा कनेक्शन बता देती हूँ। जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, जब आप जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ रहे हैं आप, तो जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं तो इसके अंदर कौन सी ऑर्गेनल सेल की आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो लोग टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मुझे बताओ, और जो नहीं भी कर रहे हैं, जो और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी सवाल है कि ये रेस्पिरेशन के अंदर कौन सी ऑर्गेनल जो होती है सेल के अंदर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जब हम प्लांट्स करते हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ ऑर्गेनल। अब फिर से सेल आ गया, तो फिर से सेल नहीं होगा तो आपको ये चैप्टर भी नहीं आएगा। फिर आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपके हार्मोन्स आते हैं। कौन से? इसमें सिंपल क्वेश्चन ज्यादातर अभी तक देखा गया है कि यहाँ गैशियस हार्मोन, तो आपके 5 मेजर हार्मोन्स है। अब आप हो सके तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी कर लीजिए। जनरली आपको एक लाइन में पता होना चाहिए कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपकी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की क्या है और कौन सी है। देन इज योर ह्यूमन फिजियोलॉजी, अंडरस्टैंड योर बॉडी। इसे तो मैं ऐसा कहूंगी कि आप इसे ऐसा समझो कि जैसे अंडरस्टैंड योर बॉडी। तो यहां पर आपके आते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर आता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसके अंदर हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड की कॉम्पोजिशन, एंड प्लस इसके अंदर आप पढ़ेंगे हार्ट एंड इट्स मैकेनिज्म, और रेगुलेशन ऑफ हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस, यानी कि इसके अंदर हम किडनी की बात करते हैं, और साथ में इसकी जो इंपॉर्टेंट यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन, उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में वी टॉक अबाउट मस्कुलर सिस्टम प्लस स्केलेटन सिस्टम। अभी तक बोन्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब बोन्स के ऊपर क्वेश्चन आने लगे हैं टेट के अंदर, तो स्केलेटन आप कर लीजिएगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यू टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आप बात करते हैं न्यूरॉन की, और न्यूरॉन को हमेशा आपने किसके साथ लिंक करना है? ब्रेन के साथ, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यहां पर आप बात करते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज हार्मोन्स। तो यहाँ पर हार्मोन्स जो ज्यादा पूछने लगे हैं वो एड्रीनल से भी पूछते हैं, और ये हार्मोन्स कहीं ना कहीं जैसे किडनी के अंदर कौन सा हार्मोन आपका यूज, जैसे ADH, वासोप्रेसिन्स जो है, इनके बारे में पूछते हैं। फिर आता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए।
मैं आपको अभी बता रही हूँ, अगर आपकी टेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है, तो अगर आप टीजीटी पीजीटी इसके लिए भी आगे जाकर प्रिपेयर करेंगे, तब आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये तो आपको पता है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अच्छे से करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो सके तो इसको अपनी एनसीईआरटी से ही कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एनसीईआरटी से करना है, इसको बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं करना है, बट यहाँ से मेथड्स पे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। फिर है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, सबसे डरावनी यूनिट, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के अंदर, और ये फैक्ट है कि बहुत सारी चीजें जो होती है वो हम इसके अंदर रट लेते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। जैसे अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो हमें यही नहीं पता कि आरएनए पॉलीमरेज आया कैसे, या वो बाइंड होता तो वो क्यों बाइंड हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ऐसी ऐसी चीजें जो होती है वो अगर आपको नहीं पता तो आपको ऑब्वियसली वो रटना ही पड़ेगा कि उसके अंदर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसमें आपको मेंडल के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, या फिर आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज वाली थ्योरी जो है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसमें आपके एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो हम करते हैं, द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, एंड साथ में आपके ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। फिर आता है एवोल्यूशन। आज के टाइम पर ये आपका जैसे एवोल्यूशन होता है ना, तो ये ऐसा टॉपिक है जो ट्रेंडिंग, मैं बोल सकती हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, और हर एक एग्जाम में इससे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जा रहे हैं। अगर आप इसका ट्रेंड भी सेट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किससे आपको कितने क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे, तो एवोल्यूशन अब आप छोड़ नहीं सकते। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यहां से जनरली 1 या 2 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ माइक्रोब्स के ऊपर 1 या 2 की फ्रीक्वेंसी रहती है, ये भी आपको एनसीईआरटी से करना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड इसके एप्लीकेशंस, जैसे इसका काम जो होता है आपका इंसुलिन बनाने में होता है, फिर हम इसके अंदर इसे इंटरफेरॉन्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमुलिन क्या है, तो वो इंसुलिन से रिलेटेड था। अब इंटरफेरॉन्स है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, तो वो क्या, यहाँ पर आपको टेक्निक्स है, यहाँ पर कि कौन कौन से टेक्निक्स आप यूज करते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब आप टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, या जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं तब आप उसे बायोटेक्नोलॉजी कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, और फिर उसकी एप्लीकेशंस कहाँ है, आप उसे यूज कहाँ करेंगे, पहले कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, फिर उसे अप्लाई कहाँ पर करेंगे, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। देन इज योर इकोलॉजी, organisms and population, ecosystem, biodiversity. Again I'll say that this is the trending topic. तो जो trending topics होते हैं ना उनको जल्दी कर लेना चाहिए, राइट, क्योंकि अगर वो ट्रेंडिंग है तो ऑब्वियसली उसमें आपको बहुत अच्छे से, और जितना डीपली आप इन चीजों को कर पाते हैं, डेप्थ प्लस कॉन्सेप्ट, अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो आपको ये वाली यूनिट को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये ऐसे क्वेश्चंस, इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आपको जनरली मिल जाएंगे, राइट। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेट के सेशंस लाइव चले या मैं आपको टेट की चीजें करवाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि टेट की प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन इन द सेंस ऑफ आपके क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं करवा पाऊंगी। तो वो अगर आप करने के लिए रेडी हैं तो आप बता दीजिएगा, कितने लोग हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा, और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है वो हम कॉलेज कैडर की भी मैं बैचेस आपके सामने लेकर आऊंगी। पहले हम कॉलेज कैडर के बारे में समझेंगे कि वो क्या है, उसके अंदर मैं आपका अलग से सेशन करूंगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज है, कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 8295859658। दिस इज द नंबर, निकिता सोनी क्लासेस। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अपनी क्वेरी कोई भी जो है वो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, आप वहां से इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे और आपको क्वेश्चंस जो है वहां पर प्रोवाइड होते रहे। साथ ही साथ आपको जो है वो पोर्टल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज nikitasoni.graphy.com। इस पर जाकर आपको अगर कोर्स में किसी में एनरोल करना है
तो आप उसमें एनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एनरोल के लिए आप ये कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है तो सबसे पहले आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूंगी। टेट की प्रिपरेशन हम एमसीक्यूज के थ्रू यहाँ पे मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली करूंगी। और कोई चीज है और कोई एग्जाम के बारे में आपको पता करना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारे लिंक्स जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। दिस इज काइंड ऑफ अ मोटिवेशन फॉर मी फ्रॉम योर साइड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय।